छोड़कर बैठना ताकि आने वाले आराम से बैठते चले जाएं, है ना। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवझायाणं णमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले साहब की ये कहानियों का संकलन आप कुछ भी कहो, जिसके कथा वैशिष्ट के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, और आज हमें उसकी 7वें नंबर की जो कहानी है, जरा सा अविवेक। कितने लोगों ने पढ़ी है ये कहानी? बस 3-4 लोगों ने। अब भाई हमें यहाँ उस कहानी के वैशिष्ट के ऊपर चर्चा करना है, पूरी कहानी पढ़ना तो संभव नहीं हो पाएगा। तो वैशिष्ट के ऊपर चर्चा तब की जा सकती है जब वो कहानी आप पढ़कर आए हो। मैं भी यहाँ आने से जस्ट पहले ही पढ़ के आया हूँ, और मुझे मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगे होंगे हार्डली। बस आप भी 10-12 मिनट का टाइम निकालोगे तो कहानी पढ़ सकते हो। खैर ठीक है, कोशिश करना कि कल जो कहानी लेने वाले हैं अपन, कल कोशिश करेंगे 2 कहानियों पर चर्चा करें, ताकि क्योंकि कल अंतिम क्लास रहेगी ना इसकी। जरा सा अविवेक। अब यहां से जो कहानियां शुरू हो रही हैं ये सभी काल्पनिक हैं, ना इनका कोई पौराणिक संदर्भ नजर आता है, ना ही कोई ऐतिहासिक संदर्भ है, और ना ही कोई तात्कालिक ऐसा सामाजिक कोई जीवंत व्यक्ति हो, ऐसा संदर्भ भी नहीं है। ये वाला गेट लगाया ना, ताकि यहाँ की आवाज वहां ना जाए, वहां की यहाँ ना आए। लगा दो, बस कुंडी लगा दो, लगा दो। तो ऐसा कोई भी संदर्भ हमारे पास इसका पौराणिक ऐतिहासिक नहीं है, काल्पनिक है। काल्पनिक संदर्भ होते हुए भी इसमें जो घटनाक्रम या जिन परिस्थितियों का चित्रण किया है, जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एकदम नितांत काल्पनिक है, क्योंकि इतना जीवंत वर्णन है, हमारे आसपास की सच्चाई है। हूबहू ऐसी घटना हमारे जीवन में भले घटित ना होती हो, लेकिन कमोवेश, कम या ज़्यादा, इस तरह की घटनाएं हम आम जीवन में आए दिन हमारे इर्द गिर्द आसपास देखते रहते हैं। बेसिक थीम जो इस कहानी की यदि हम बताएं तो क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। इस दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो कमाल की बात यह है, जब भ्रम टूटते हैं ना, जब भ्रम बने रहते हैं, तो भ्रम तो तैयार होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने से। हम बातें करते हैं भ्रमों को सुलझाने के लिए, लेकिन होता क्या है, उससे भ्रम और बढ़ते चले जाते हैं, कन्फ्यूज़न और क्रिएट होता चला जाता है। लेकिन जब भ्रम टूटता है तो कोई शब्द नहीं निकलता, बस अपने को बात समझ में आ जाती है कि हाँ, हम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे थे, हमारे साथ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और ये चीज आपको यहां पर इस कहानी में देखने को मिलेगी। किसी भी कहानी का, कल हमने कथा वैशिष्ट के कुछ पॉइंट दिए थे,
आज हम कथा के तत्व क्या हो सकते हैं, कहानी के तत्व, उन कहानी के तत्वों पर इस कहानी का मूल्यांकन करेंगे। कल हमने परिवर्तन कहानी का मूल्यांकन कथा वैशिष्ट पर किया था। उसमें पहले नंबर का पॉइंट क्या था? स्पष्ट उद्देश्य। आपको समझ में आया था कल परिवर्तन कहानी का स्पष्ट उद्देश्य क्या है? दूसरा पॉइंट क्या था? रोचक थी या नहीं? यदि कोई नॉर्मली ऐसा बताता गुरुदेव ऐसा चिंतन कर रहे हैं तो शायद उतना मजा नहीं आता, लेकिन एक प्रॉपर सिलसिलेवार तरीके से घटना का विकास होता है, कहानी का विकास होता है, तो हम थोड़े से उससे जुड़े रहते हैं। तीसरा क्या था? जीवंत पात्र। अब वो तो साक्षात जीवंत पात्र थे ही। चौथा, परिस्थिति का चित्रण यथार्थ हो, है ना? तो जिस तरह से वर्णन था उससे हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये गप्प हो, बल्कि हूबहू ऐसा ही कुछ हुआ होगा, हम ये मानने पर मजबूर थे। अगला पॉइंट था, मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे संग्रह की सबसे संक्षिप्त और सरल कहानी में से एक यदि कोई होगी तो वो कौन सी थी? वही परिवर्तन कहानी है। और कौन सा था? इमोशनल टच था उसमें, इमोशनली जुड़ रहे थे, क्योंकि हम आपके अंतर्द्वंद्वों को हम महसूस कर सकते हैं उसमें या नहीं? कुछ इसी तरह के अंतर्द्वंद्व तो हमारे जीवन में भी बने रहते हैं जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो। और कोई मत ही परिवर्तन कर देना, अपनी मान्यताओं को आमूल चूल रूप से बदल देना, इससे बड़ा मुझे लगता है कि जीवन का कोई डिसीजन नहीं हो सकता है। तो हम अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद को भी कहीं ना कहीं महसूस कर सकते थे उस कहानी के दरमियान। और आखिरी कौन सा था? एक दो संगति, और आखिरी था उपसहा। संगति मतलब एक क्रोनोलॉजी हो, उसके बीच में आपस में विधिवत तरीके से एक घटना दूसरे घटना से रिलेट करते हुए आगे बढ़े तो वो ज्यादा अच्छी लगती है, रोचक बनती है। आज हम यही कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जरा सा अविवेक, इसको हम इसके तत्व, एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, किसी कहानी के तत्व कौन से होते हैं। दुनिया की कोई भी कहानी हो उसमें चार चीजें होंगी। फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो मालूम एक शब्द प्रयोग होता है, 3 पॉइंट स्क्रिप्ट। क्या है तुम्हारी, वो बताओ। जैसे कोई प्रोड्यूसर के पास डायरेक्टर पहुंचता है तो प्रोड्यूसर उसमें पैसा लगाए या ना लगाए, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो पैसा लगाता है फिल्म बनाने, क्योंकि फिल्म निर्माण एक बहुत महंगी प्रक्रिया होती है ना। करोड़ 2 करोड़ में तो आजकल कुछ नहीं होता है, 40-50 करोड़ से कम में फिल्म नहीं बनती। तो जब वो प्रोड्यूसर पहुंचेगा, कोई किसी पे भी पहुंच सकता है, वो हो सकता है वो डायरेक्टर किसी बड़े फिल्म स्टार को अपने साथ काम करवाना चाहे, तो वो फिल्म स्टार बोलेगा चलो ठीक है 3 पॉइंट स्क्रिप्ट सुनाओ, और ऐसे बैठ जाएगा अपना, सुनाओ 3 पॉइंट स्क्रिप्ट। अब ये 3 पॉइंट क्या होते हैं? ये बहुत पॉपुलर शब्द है 3 पॉइंट में। इसमें एक चीज और जोड़ दिया, यहाँ पर 4 चरण जरूर होते हैं। बता सकता है कोई क्या होंगे? पहला तो बता ही सकता है कोई भी, इंट्रोडक्शन। पहला क्या होता है? इंट्रो। इंट्रो बोलते हैं शॉर्ट में। क्या इंट्रो है उसका? हम ये पूरे 4 पॉइंट इस कहानी में देखने वाले हैं, ये आपको लगाना है, क्योंकि हम तो मूल्यांकन और समीक्षा करने बैठे हैं इन कहानियों की। पढ़ने के लिए तो आपका अपना घर है, आपका अपना कमरा है, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है, वहाँ पर इन कहानियों को पढ़ो। हम तो इन बिंदुओं पर इस कहानी का मूल्यांकन करेंगे। इंट्रो। सेकंड पॉइंट होता है इसमें कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष जिसे कहते हैं। ये गेट एक बार फिर से बंद कराना, किसी ने जाकर खोल दिया। कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? संघर्ष। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट होता है रिजोल्यूशन। और यदि इस रिजोल्यूशन से पहले आपको एक पॉइंट और कहना हो तो आप कह सकते हो क्लाइमैक्स, चरम बिंदु। बोलो, इन 4 चीजों के अलावा किसी भी कहानी में कुछ और होता है? कौन कौन सी चीजें कहीं? इंट्रो, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स और रिजोल्यूशन। और इन चारों चीजों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसे बोलते हैं प्लॉट। क्या कहते हैं? प्लॉट क्या है? आपकी कहानी का प्लॉट क्या है? अब आप बताओ, जरा सा अविवेक कहानी का इंट्रो क्या था?
दो दोस्त, एक का नाम है पंडित सुमति चंद और सेठ का नाम क्या है? धनपत राय। ये दोनों दोस्त हैं, दोनों में बड़ी गाढ़ी प्रगाढ़ मित्रता है। इन दोनों के फैसलों से सामाजिक फैसले भी हो जाते हैं। ये दोनों जहां खड़े हो जाएं लाइन वहां से शुरू हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसी मित्रता है। समाज में, मंदिर में, धर्मशाला में एक सौहार्दपूर्ण माहौल है, क्योंकि एक विद्वान और एक धनिक सेठ, इन दोनों की आपस की जो मित्रता है वो पूरे सामाजिक सौहार्द का कारण बनी हुई है। बस इंट्रो हो गया 1-1.5 पेज में। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट कौन क्रिएट करता है? एक कंगन, सोने का कड़ा और वो कंगन क्या क्रिएट करता है कॉन्फ्लिक्ट? कि कुछ नहीं, दोनों दोस्त थे ना, इस तरह से पूरा एक इंट्रो दिया। इतनी प्रगाढ़ दोस्ती थी कि 15 दिन समझ लो कि एक दोस्त दूसरे के यहाँ खाना खाता था। कभी सुमति चंद जो थे वो धनपत राय के यहाँ भोजन कर लेते थे और कभी धनपत राय सुमति चंद के यहाँ। और दोनों जब ऐसा करते थे ना, तो उनकी पत्नियों को एक ऐतराज हमेशा हुआ करता था, जो ये बोलती थी कि भैया तुम्हें वहां खाना खाना है तो घर में तो बता दिया करो कि हम ना बनाएं। और महिलाओं को इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, खाना फेंकता है तो जरूर फर्क पड़ता है। तो जो खाना फेंकना पड़ता था या खाना बच जाता था, उसका यूज नहीं हो पाता था, या खुद को डबल ज्यादा खाना पड़ता था, तो इससे दिक्कत खड़ी होती थी। इस छोटे से प्रसंग से क्या बात बताई कि वे दोनों एक दूसरे के लिए इतने अनौपचारिक थे कि इनविटेशन देने की जरूरत नहीं थी कि आप यहां पर खाना खाओ, ऐसी प्रगाढ़ता। अब इस इंट्रो के बीच में जब कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, और कभी भी किसी भी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा सबसे बड़ा होता है। 3 घंटे की पिक्चर हो, 30-35 मिनट में इंट्रो हो जाएगा, 35 मिनट 40 मिनट में, समझ में आया ना। और रिजोल्यूशन आखिरी के 25-30 मिनट में रिजोल्यूशन हो जाएगा। बाकी पूरी पिक्चर में 3 घंटे में क्या चलने वाला है? कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बता दिया, एक अमीर बाप की बेटी है, एक गरीब घर का बेटा है, बेटे की परिस्थिति ये है, बेटी की परिस्थिति ये है ना। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रीति उत्पन्न होती है। अब इसके बाद पूरी कहानी किस पर चलेगी? वो दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे, है ना। यहां पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाएगा कि एक अमीर है, एक गरीब है, एक की परिस्थिति ऐसी है। फिर वहां पर कोई एक विलेन खड़ा हो जाएगा या कोई हालात खड़े हो जाएंगे। कभी व्यक्ति विलेन बन सकता है, कभी हालात विलेन बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस पूरी प्रक्रिया में होगा क्या? संघर्ष। क्योंकि संघर्ष जितना ऊपर जाता है, रिजोल्यूशन में उतना ज्यादा आनंद आता है। आप भी इसमें देखोगे, जब ये जरा सा अविवेक नाम की कहानी आगे बढ़ती है तो रिजोल्यूशन आधा या पौन पेज में हो जाता है। लेकिन कंगन का गुमना, मान के चलो ये लगभग 7 पेज की कहानी है, अभी मैंने एग्जैक्ट गिने तो नहीं है, 7 पेज की कहानी है, तो 1.5 से 2 पेज में, 1.5 पौने 2 पेज में इंट्रो है, ठीक है ना। उसके बाद लगभग 3 से 3.5 पेज में इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आधा पेज में क्लाइमैक्स है, आधा पेज से भी कम में 1/4 पेज में क्लाइमैक्स है, और बाकी के बचे हुए आधे पेज के करीबन हिस्से में रिजोल्यूशन है। अभी देखो 3 पेज स्क्रिप्ट बताओ इसकी, 3 पॉइंट स्क्रिप्ट, 7 पन्नों की कहानी की 3 पॉइंट स्क्रिप्ट। 2 दोस्त हैं, एक पंडित जी हैं, एक सेठ जी हैं, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, प्रगाढ़ मित्रता है। एक बार सेठ जी के घर में एक कंगन गुम जाता है, पूछा जाता है वो कंगन कहाँ गया, घर में कौन आया था, तो कहते हैं सेठ जी आए थे और तो कोई नहीं आया। इतनी सी बात थी, कौन आए थे? ओ सॉरी, उल्टा बोल दिया, पंडित जी आए थे और तो कोई नहीं आया। तो मतलब कंगन कहाँ गया? पंडित जी के पास गया। तो पूरे घर की चिंतन धारा क्या चलने लगी? कहाँ चला गया पंडित जी? उस कंगन को कौन लेके चले गए? पंडित जी लेके चले गए। इत्तेफाक से ये पूरी चर्चा वार्ता पंडित जी ने सुन ली कि ये सारा आरोप मुझ पे मढ़ा जा रहा है। अब पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पंडित जी कहते हैं भाई मेरे कारण, भले ही झूठा ही सही, लेकिन मेरे कारण घर में कलह खड़ी हो रही है, मैं ये कैसे देख सकता हूं। तो वे जो दूसरा कंगन था
वो उनकी पत्नी से लेते हैं सेठ जी की, और हूबहू वैसा का वैसा कंगन बनवाकर सेठ जी को ये कहकर दे देते हैं कि अरे वो गलती से आपके बच्चे ने मेरी जेब में डाल दिया था। अब जब ऐसा उन्होंने किया ना, तो वो जो पहले तो शक था, लेकिन वो शक बाकी परिवारजनों पे और घर वाले लोगों पर क्या बन गया, वो भरोसे का कारण बन गया। पहले तो शक ही था कि भैया यदि इनने लिया नहीं होता तो ये देते क्यों, भले बात बनाकर दे रहे हो कि ये कंगन आपका जो पोता है, बेटा है, जो भी है, उसने खेलते खेलते मेरी जेब में डाल दिया। अब जगह जगह यही बातें चल रही हैं, बड़े पंडित बने फिरते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मतलब कुल मिलाकर कंगन का गुमना और कंगन के गुमने का, चोरी होने का आरोप किसके ऊपर आना, पंडित जी के ऊपर आना। इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को लेकर 3 साढ़े 3 लगभग 4 पेजों के आसपास में कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर ले जाया जाता है और बहुत तरह की बातें होती हैं, लोग बाग तरह तरह की फवतियां कस रहे हैं। ये देख लो पंडित जी बड़े दोस्त बनते थे, अपने ही लोग अपनी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। अब आपने क्या किया इस पूरे प्रकरण में, कॉन्फ्लिक्ट को और ऊपर लेके गए और ऊपर लेके गए और ऊपर लेके गए। अब क्लाइमैक्स क्या है, सेठ जी का नौकर घर में काम कर रहा है और काम करते करते उसे कंगन मिल जाता है। कौन को, ऐसे ही होता है ना, हाँ वही समझ लो, लेकिन मिलता वही है ना, वो एक कंगन मिल गया, एकदम से वो नौकर चिल्लाता हुआ आता है कि कंगन मिल गया, सफाई करते हुए या वैसे भी कंगन मिल गया। अब कंगन मिल गया, अब देखो क्या हो रहा है। जब तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शब्दों की संरचनाएं बहुत ज्यादा थी। जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई तो क्या होता है, शब्द कम हो जाते हैं, बिंब क्रिएट होने लगते हैं, इमेज सामने रखी जाती हैं। मौन, खामोशी, क्योंकि खामोशियों में ही वो सामर्थ्य होती है जो गलतियों को और गलत फहमियों को दूर कर दे। और ऐसा कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति आपकी खामोशी ना समझ पाए वो आपके शब्द समझ लेगा, इसकी क्या गारंटी है ना? अरे वाकई में किसी और ने कहा है, मुझने नहीं कहा। तो अब देखो क्या होता है, वो 3 कंगन हो गए ना, 2 कंगन तो वही थे ही, एक जो गुम गया था, एक अपने पास था और एक सेठ जी बनवा लाए थे, 3 कंगन। अब सेठ जी ने तीनों कंगन उठाए और तीनों कंगन ऐसे पंडित जी के सामने रख दिए ले जाके। अब जस्ट इमेजिन, यदि आप इस पर एक फिल्म बना सको तो उस दृश्य की कल्पना करो कि यदि ये फिल्म होती तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होता, डायलॉग कोई ना होता। होता कि नहीं, ऐसा कहते हैं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक किसी भी सिनेमा का एसेंस होता है। और आप कभी कोशिश करके देखना, कोई फिल्म को बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के देखना, डायलॉग भले पूरे हों, उसमें सारा चमत्कार जो क्रिएट होता है ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक का होता है, परिस्थितियों का होता है, हालात को होता है, हालात को रिप्रेजेंट करता है बैकग्राउंड म्यूजिक, और कुछ नहीं है। अब यहां पर लेखक के सामने ऐसा कोई वो नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं है ना, लेकिन क्या है, देखो मैं वो लाइन पढ़ के दिखाता हूं, यहां पे निकालना। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है उसके बाद की पूरा दृश्य कैसे खींचा है। 12 नंबर का पेज, 52 पृष्ठ, 52, वो 12 नंबर, वो 12 नंबर का चैप्टर मान लो, कहानी को जो चैप्टराइज किया गया है ना। अभी जाग रहा है ना ये। चलो 52 नंबर 52, और उसमें जो आखिरी हिस्सा है कहानी का 12 लिखा होगा। बस यहां से ही क्लाइमैक्स का रिजोल्यूशन चालू हो जाता है। आ गया, हाँ 52, थोड़ा सा और ऊपर आओ, हाँ बस ये आ गया, यहीं से पढ़ते हैं ना। जब सेठ धनपत राय को कुछ ध्यान आया तो वे तीनों कड़े लेकर धीरे धीरे पंडित जी के घर की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे उनके परिजन एवं पुरजन भी थे। अब देखो ये घटना एक छोटे से गांव में घटित हुई। अब हम और आप लोग यदि किसी बड़े शहरों में रह रहे हो ना, तो इस परिस्थिति से अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, जबकि गांवों में तो तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती है, वहां छोटी सी घटना बहुत बड़ी हो जाती है। और आप क्या मानोगे, बड़े बड़े शहरों में ज्यादा ना इज्जत और बेइज्जती की परवाह नहीं होती है, गांवों में इज्जत और बेइज्जती बहुत बड़ा मुद्दा होता है। भले वहां पर लोगों की संख्या कम हो, 1000-1500 लोग ही रहते हो एक गांव में, लेकिन उन 1500 लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे की चर्चाएं, वार्ताएं, फवतियां,
है ना, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा देना, ये सब चीजें बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। अब परिजन और पुरजन, 3 कंगन लेकर सेठ जी चल पड़े हैं, उनके पीछे परिवार के लोग भी आ रहे हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। अब देखो, एक कुछ समय पहले तक क्या हो रहा था, बड़े पंडित बनते हैं, बड़े धर्मात्मा बनते हैं, लेकिन देखो एक कंगन पे इनकी नजर फिसल गई और तुरंत के तुरंत देखो उनका डायरेक्शन बदल गया सोच का। अब लेखक ने ये सब कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एक आध डायलॉग बता दिया, सब लोग मन ही मन पंडित जी की निष्प्रहता का विचार करने लगे, बता नहीं रहे, जबकि जो फबतियां कसी गई उनके ऊपर, जो लांछन लगाए गए, वो लिख के बताया। लेकिन जब भ्रम सुलझते हैं तो क्या होता है, जब भ्रम टूटते हैं तो ऐसा ही होता है। जब भ्रम टूटते हैं ना तो बस कुछ नहीं, जब अनादिकालीन मिथ्यात्व का भ्रम टूटता है ना, तब भी सम्यक दृष्टि मौन ही हो जाता है। तब उसे समाधि तंत्र में तो ऐसा लिखा कि जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो सम्यक दृष्टि यानी अंतरात्मा को एक क्षोभ होता है। क्षोभ मालूम किस बात का होता है, इतनी सी बात समझने में मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया, ऐसा लगता है। ये बात मैं पहले ही समझ जाता। अब जो पल चले गए तो चले गए ना, जो समय मान के चलो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का टाइम रहा सेठ जी के बीच में और पंडित जी के बीच में, अब वो टाइम तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और फिर लेखक ने वर्णन भी ऐसे किया, कैसे वर्णन किया, दोनों लोगों के चेहरे पर जो हमेशा प्रसन्नता बनी रहती थी, दोनों मानो हमेशा चिर युवा प्रतीत होते थे, जैसे ही दोनों के बीच में गलतफहमियां खड़ी हुई तो दोनों के चेहरे मुरझाने लगे और दोनों समय से पूर्व बूढ़े होने लगे। अब देखो, इतनी सी बात कहकर उस पूरे हालात का चित्रण किया है। अब ये स्थिति परिस्थिति 2 महीने 4 महीने 3-4 महीने रही होगी, और इन 3-4 महीनों के कालखंड में जो दोनों के बीच में मिलते थे, सामने आमने सामने टकरा जाएं तो जय जिनेंद्र भी करते थे, लेकिन वहां पर कोई ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, है ना। क्या होता है, वो ऐसा बोलते हैं ना, रस्सी को तोड़ने के बाद जब उसे जोड़ते हो तो गांठ तो पड़ ही जाती है ना। ऐसे ही भले ही जब आपसी रिश्ते टूट जाएं और टूटने के बाद वो बलपूर्वक जोड़े जाएं, तो उनके बीच में जो गांठ पड़ी रहती है वो तो रह ही जाती है। अब जब वो गांठ भी टूट जाती है, मतलब वो गांठ क्या कहेंगे उसे, गांठ एकदम खुल गई और स्पष्ट हो गई, वो प्रगाढ़ता, वो मित्रता, वो भ्रम टूटा और वो मित्रता पुनः प्रगाढ़ हुई, या एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुमान फिर से पैदा हुआ। सबसे पीछे हम भी हंस लेंगे, बता दो कौन सी बात पे हंस रहे हो हैं? कोई विशेष बात है? हाँ, तो जब वो भ्रम टूटता है तो कहते हैं तब कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता, फिर तो जो है बस समझ में ही आ जाता है। अब इस समय पर क्या कहा जा सकता है, अब वो अपने ऊपर ये क्षोभ बरतता है कि बताओ मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। जरा सा अविवेक, नाम क्या था कहानी का, जरा सा अविवेक। यदि हमें वाकई में किसी के ऊपर भरोसा था तो हमने जो अपनी उन गलत फहमियों को इतना लंबायमान किया, यदि हम ये लंबायमान ना करते तो शायद रिश्तों को पुनः उसी स्थिति में रखा जा सकता था, अपने शारीरिक स्थिति को, उत्साह को, प्रसन्नता को कायम रखा जा सकता था, सामाजिक सौहार्द को भी बनाए रखा जा सकता था। इस कहानी में आपने चीज देखी होगी कि जब सेठ जी और पंडित जी के बीच में विवाद खड़ा होता है तो फिर सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ जाता है, मंदिर की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है, क्योंकि उन दोनों के कारण ही मंदिर वगैरह में जो व्यवस्थाएं बनी रहती थी ना, जिस तरह से चित्र खींचा है पूरा कहानी का, वो कायम रहता है। अब देखो, जब आगे जब भ्रम टूट गए, अब परिजन और पुरजन क्या हो रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, एक शांत और मौन जुलूस शाही बन गया। क्या हो गया है, शब्द धीरे धीरे ठहर रहे हैं। देखो ऐसा कहते हैं, शब्दों का उद्देश्य मौन तक ले जाना ही है, इसके अलावा और कोई शब्दों का उद्देश्य नहीं है। हमारी शांति, नीरवता का आनंद, और कुछ नहीं होता है। आप भी देखेंगे, आप आपस में एक दूसरे से बातें करें, हंसें, हंसी ठिठोली करें, तो आप पाएंगे कि एक पॉइंट पर आने के बाद को आप हंसना, ये सब चीजें थकाऊ हो जाएंगी, हंसी की उबासी हो जाती है। कोई ज्यादा ही बातें कर ले, गप्पे मार ले, हंसी मजाक कर ले, तो ऐसा लगेगा कि अब बस करो यार, अब मत हंसाओ, अब बातें मत करो। ऐसा होता है ना, रात को 2-3 बजे तक आप लोगों ने गप्पे मारी और जब जाके सोते हो
तो मैं यकीन से ये कह सकता हूं कि अंदर में एक ऐसा लगता होगा कि थक गए हो, है ना, ऐसा लगता आप तो उठ ही जाओ, यहां से निकल जाओ। लेकिन आप मौन में रहने के बाद, यदि मौन की वाकई में आपने कीमत समझी है, कद्र समझी है, तो आप मौन से नहीं ऊब सकते हैं। ये तो क्या करें, मुंशी प्रेमचंद ने ऐसा लिखा, कमबख्त ये मन उन्हीं चीजों के पीछे तड़पता है जिसमें हमारा सबसे ज्यादा बुरा होना छुपा हुआ है। जिससे हमारा सबसे ज्यादा अमंगल हो सकता है ना, हमारा मन उन्हीं चीजों के लिए तड़पता है। महफिलें हमारा अमंगल बढ़ाती हैं, प्रतिष्ठा हमारा अमंगल करती है। जरूरत से ज्यादा आप प्रतिष्ठित हो जाओ, आपका चैन छिन जाएगा। 10 आदमी फोन करेंगे, 10 आदमी आपकी क्या कहें, आगे पीछे आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता का खंडन करेंगे। महफिलें, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। आजकल के समय में ये रील पर अपने व्यूज देखने की, सब्सक्राइबर देखने की, लाइक्स कमेंट देखने की यदि किसी को बेचैनी हो जाए तो उसे ऐसा लगता है बार बार, अब देखें कितने हो गए, अब देखें कितने हो गए, है ना, कितने, बार बार स्टेटस चेक करेगा कि कितने लोगों ने मेरी स्टेटस देख ली। अभी ये क्या लग रहा है आपको, जितने ज्यादा आप अपने आप से बाहर जाते हो, मुखर होने की कोशिश करते हो, उतने ज्यादा आपकी शांति छिनती है। लेकिन करें क्या, मुंशी प्रेमचंद ने कह दिया ना, कम वक्त ये मन उन्हीं चीजों के लिए ललचाता है जिनमें हमारा सबसे ज्यादा अमंगल छिपा हुआ है। और आप अपने जीवन में देख लेना ये चीजें, आजकल स्ट्रीट फूड खाने का चस्का लगा रहता है लोगों को, स्ट्रीट फूड, जबकि उसका नाम ही है। पहले तक स्ट्रीट डॉग सुना था, है ना, और वो डॉग के साथ स्ट्रीट लगता था तो अच्छा लगता था, फूड के साथ भी स्ट्रीट लग जाए, हैं, एकदम ऐसा नहीं बोलते थे, मतलब गली गली में फिरोगे मारे मारे, जब अपन किसी से ऐसा बोल देते तो उसका अच्छा संबोधन नहीं है ये तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं हम। गली गली में मारे मारे फिरोगे, ये चीजें तो गली गली में मिल जाती हैं। जब हम ऐसा कहते हैं ना, ये चीज तो गली गली में मिल जाती है, तो हमारा उद्देश्य क्या होता था ये विशेषण लगाने के पीछे, मतलब हल्की चीज है ये तो गली गली में मिल जाती है। लेकिन आज आप ब्लॉगर्स को देखोगे ना, ये जो ट्रेवल ब्लॉगर्स होते हैं, ये स्ट्रीट फूड का महिमा मंडन करते रहते हैं। कहीं भी जाओ, किसी भी देश में घूमने जाओ, किसी भी शहर में घूमने जाओ, आप वहां पर अच्छी जगह खाना मत खाना, हाइजीनिक स्थान पर मत चले जाना, कहां जाना, स्ट्रीट फूड चखो, है ना। ये क्या है, कम वक्त ये मन वहीं ललचाता है जहां हमारा सबसे ज्यादा अमंगल छिपा हुआ हो। मेरी लाइन नहीं है, इसलिए मैंने लेखक की लाइन पहले ही बता दी है, मुंशी प्रेमचंद की। ऐसे ही जरूरत से ज्यादा बोलना। देखो, कुत्तों के पास शब्द नहीं है, घोड़ों के पास, बंदरों के पास, बैल के पास, गाय के पास, ये चिड़िया पंछियों के पास शब्द नहीं है। इनके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, वही चू चू ची ची कर रहे हैं, कोई रमा रहा है, कोई भौं भौं कर रहा है, कोई म्याऊं कर रही है। लेकिन कभी दो बिल्लियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दो कुत्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, लड़ते हैं तो दिल से लड़ते हैं, गलत फहमियों से नहीं लड़ते। हम और आप गलत फहमियों से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं तो उनका नेचुरल द्वेष होता है ना, लेकिन गलत फहमी नहीं होती है। हम हमारे दोस्त के प्रति, अपने भाई के प्रति, दो सगे भाई, चाचा बाबा, है ना, पिता पुत्र, भाई भाई, दोस्त आप लोगों के बीच में भी होता होगा उतार चढ़ाव। कभी दो लोग एकदम प्रगाढ़ मित्र हो जाते हैं, कभी 6-6 8-8 महीने एक दूसरे से बात नहीं करते, और पहले पता चलता पहले तो ये 6-8 महीने बड़े अच्छे दोस्त थे। सबके ही साथ होता है, हमारे साथ भी होता था, है ना। जब हम पढ़ते थे तो पता चला कि हमने इस दोस्त से 2 साल बात नहीं की, और 2 साल बाद जब बात की तो लगता था यार देखो 5 साल में से 2 साल तो हमारे बिना बात किए हुए चले गए, और ये आदमी के बारे में मैंने जितना गलत सोच रखा था ऐसा बिल्कुल है ही नहीं है, ये बड़ा भला मानुस है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जब हम नेगेटिविटी इतना इधर घुसेड़ लेते हैं ना अपने दिमाग में, तो हमें सामने वाले की नेगेटिविटी दिखती है। और ये कहानी में भी आपको ये चीज मिलेगी। अब वो सारे शब्दों का प्रवाह भी किस तरफ चल पड़ा था, गलतफहमी। लेकिन जब भ्रम टूटते हैं तो क्या होता है, शांति, नीरवता, मौन। अब आगे बढ़ा, मौन जुलूस आगे बढ़ रहा है। वे सभी पंडित जी के घर पहुंचे और उनके सामने क्या किया, तीनों कड़े रख दिए, बस रख दिया ना। इतना सा बिंब है, ये बिंब समझते हैं, बिंब मतलब क्या बोलेंगे, जितनी भी सिनेमा
इंडस्ट्री की, अब मैं बार बार सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री इन सब की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा आधा जीवन उसमें बीत गया लगभग, है ना, यही डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते, फिल्में बनाते बनाते, या फिल्मों की समीक्षा करते करते। इसलिए मुझे किसी भी डायरेक्टर की, फिल्मकार की सबसे बड़ी चुनौती होती है बिंब तलाशना, नूतन बिंब तलाशना। क्योंकि सिनेमा में विजुअल मीडियम, सिनेमा जो होता है ना, टेलीविजन और सिनेमा, ये विजुअल मीडियम कहलाता है। यहाँ पर खूबसूरती ये मानी जाती है कि आप कम शब्दों में ज़्यादा बातें कर सको। अभी आप कई बार देखोगे कोई व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, एक नूतन बिंब ईसीजी मशीन दिखाएंगे और उसमें फ्लैट लाइन दिखा देंगे, क्या बता दिया, मर गया। अब अगली फिल्म में ये बिंब इस्तेमाल करोगे तो रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति को अच्छा नहीं माना जाता। अब नया बिंब तलाशो तो कुछ नहीं, मंदिर की ज्योति जल रही थी, दीपक, और बुझ गई। अब मरा हुआ आदमी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, बस यही नूतन बिंब है। अगली पिक्चर आई, उसमें नूतन बिंब क्या तलाशोगे, कुछ नहीं, मंदिर के ऊपर पक्षी बैठे थे और उड़ गए। ये भी एक नूतन बिंब है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यही पैमाना है ना। एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, उनका नाम है सत्यजीत रे, नाम सुना है, हाँ, पाथेर पंचाली अपराजितो वाले। उन्होंने एक पिक्चर में ऐसा बिंब रचा अपुर संसार में कि मंदिर पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं। तो पहले बस ये ऐसे ही बना था, उड़ गए पक्षी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा भारतीय संस्कृति में तो ये है नहीं है, आत्मा निकलती है तो कहीं और जन्म लेती है ना। तो फिर कहते हैं एक दृश्य में उन्होंने दिखाया पक्षी उड़ गए और उड़ने के बाद बताया कि दूसरे मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ गए। ये रियल में उन्होंने इस बिंब का इस्तेमाल किया, और मरे हुए व्यक्ति को नहीं दिखाया, बस मरा हुआ व्यक्ति बीमार है, उसके आसपास के लोग बैठे हुए हैं, और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी आंखें ऐसी खुली रह जाती हैं, और तुरंत अगला शॉट कहां पर चला जाता है, मंदिर के शिखर के ऊपर, पक्षी उड़ गए, और अगले दृश्य में क्या दिखाएंगे, दूसरे मंदिर के शिखर पर आके बैठ गए। बोलो, स्टॉप देश की लाइन याद आ रही है, दिग्देशे खगा एते संबसंती नगे नगे, स्वस्वकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, बस हो गया, बस ये बता दिया। अब देखो कितना छोटा सा बिंब है, लेकिन इससे अर्थ निकाल लो आप। अब ऐसे ही इस फिल्म बोल रहा हूं, इस कहानी का पिक्चराइजेशन करो आप। अब मैं तो जब ये पढ़ता हूं तो मेरे सामने तो बिंब घूमने लगते हैं सामने आंखों के। अब आपको कुछ नहीं करना है, पंडित जी के घर में पहुंचे, दरवाजा खटका, और एक अच्छी कहानी यही होती है जब आप उसे विजुलाइज कर सको। यदि आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे उस कहानी को तो वो कथानक, वो प्लॉट कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। और इसका एक एक दृश्य, एक एक घटनाक्रम ऐसा है कि आप उसका विजुलाइजेशन कर सकते हैं। अब आपके सामने बस यही है, सारे लोग, पुरजन, परिजन, घर वाले, सेठ जी सब पहुंचे पंडित जी के यहाँ। पंडित जी अपने काम में मान के चलो शास्त्र पढ़ रहे थे, सब लोगों को आके देखा, पता नहीं ये काय के लिए आए हैं, और बैठे, और कुछ नहीं, सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ना जय जिनेंद्र, ना दुआ, ना सलाम, ना कुछ भी नहीं, कोई औपचारिक शिष्टता नहीं। सेठ जी ने अपनी जेब से 3 कंगन निकाले और उसी टेबल पर रख दिए जहां पंडित जी बैठ के पढ़ रहे थे। बस अब क्या होगा, बस टूटेंगे सारे भ्रम, है ना, बस सारे भ्रम टूट गए। अब सारे भ्रम टूटे तो इसमें से कहानी आखिर में जाकर, जो टाइटल था जरा सा अविवेक, अब ये जरा से अविवेक वाली पंक्ति किसके मुंह में रखाई जाए। अविवेक क्रिएट किसके कारण हुआ था, सेठानी के कारण, सेठानी। तो अब इसका कहानी खत्म होने के बाद एक अच्छा कहानीकार वो होता है जो विलेन को मारता नहीं है, जो विलेन का हृदय परिवर्तन करवा देता है। और जब आप, मतलब कहानी का जो विलेन है, विलेन अभी यहां पर ऐसी विलेन नहीं है अमरीश पुरी टाइप, है ना, लेकिन कहानी का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किसके कारण हुआ, सेठानी के कारण हुआ ना। ये क्या ले आया भाई, वो फिर से नींद लग गई क्या उसकी। हाँ देखो अब क्या होता है, यदि इस कहानी में, इस कहानी की सबसे जरूरी लाइन सेठानी के मुंह में नहीं आती तो पढ़ने वाला जो पाठक है ना कहीं मन में कटुता रखे रहता सेठानी के प्रति। जब आप कहानी को बंद करते ना ऐसे, तो आपके मन में क्या रहती, ये औरतों के हालात, उनके लक्षण ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते ना, सोचते ना। तो इस कहानी का सबसे अच्छा डायलॉग कि आपके मन में उस पात्र के प्रति कोई वैमनस्य ना रह जाए, कोई विद्वेष ना हो, कोई कटुता ना हो,
तो वो कटुता का भी निराकरण करने के लिए इस कहानी के क्लाइमेक्स का सबसे समझ लो कि है ना, वो राजेश खन्ना का डायलॉग जो स्पीकर बोलता है ना, बाबू मोशा है ये दुनिया एक रंगमंच है, जैसा, तो वो उसका सबसे अच्छा डायलॉग था ना। ऐसे ही इसका मानो सबसे अच्छा डायलॉग किसके मुंह में आता है? सेठानी के पास आता है। यदि इसको आप रचोगे, इसे खेलोगे, इसे विजुलाइज करोगे, तो सबसे ज्यादा पंच लाइन वाला डायलॉग कौन बोलने वाली है? सेठानी बोलेगी। जरा निकालो वो डायलॉग आखिरी पेज पर, 53 पेज नंबर पे। कहां आ गया? शुरू में बस यही देखो। और अब इसके दर्द को समझो आप इस डायलॉग के। हे भगवान, ये अंदर के प्रायश्चित के फलस्वरूप निकली हुए असली शब्द हैं। ये कोरे शब्द नहीं है, ये दिखावटी बनावटी शब्द नहीं है। जब अंदर से वाकई भ्रम टूटा है, अपनी गलती का एहसास हुआ है, उसके बाद ये वाणी निकलती है। हे भगवान, मेरा जरा से अविवेक ने क्या अनर्थ कर डाला। मैंने एक ज्ञानी की विराधना कर अनंत ज्ञानियों की विराधना का महापाप तो किया ही, साथ में अपने पति की आंतरिक शांति को भंग कर उनका जीना भी दूभर कर दिया। अब देखो, एक जरा से अविवेक के कारण हमें जरूरत क्या पड़ी थी पंडित जी का नाम लेने की? जब दोनों के बीच में ऐसी मित्रता है, सहृदयता है, तो सहृदयता में आग लगाने की जरूरत क्या थी? तो अब हो गए ना। अब ये चारों पॉइंट्स आ गए क्या नहीं? इसमें बता सकते हो आप? 3 पॉइंट स्क्रिप्ट या 4 पॉइंट प्लॉट का क्या है प्लॉट? आप भी जब कहानी लिखने बैठोगे तो आपको ये प्लॉट तय करना पड़ेगा क्या नहीं? और कौन कौन सी चीजें होती हैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। तत्व, कहानी के तत्व आप चाहो तो लिख लेना। दूसरा होता है पात्र। आपने कहानी तय की, ये 2 दोस्तों की है, फिर उन सबके नामकरण भी तो करना पड़ेगा। कुछ के आप नामकरण करोगे, कुछ के नामकरण नहीं करोगे। पंडित जी की पत्नी, सेठ जी की सेठानी, बस इतना कह दिया। पंडित जी की पत्नी, सेठ जी की सेठानी, उनका नाम नहीं बताया। नाम तो 2 ही लोगों का आया है, धनपत राय और सुमति चंद्र, है ना। तीसरा परिस्थिति और परिवेश। अब वो पूरा जो सामाजिक खाका खींचा गया, इसमें क्या बताया? परिस्थिति का चित्र खींचा गया। लिखने की कोशिश करना आप कहानी, आप में से कोई लिखने का यदि शौकीन हो, आप पहले 3 पॉइंट स्क्रिप्ट बनाना। 3 पॉइंट स्क्रिप्ट, मेरी कहानी ये। आप हो सकता है किसी पौराणिक कहानी का एक संदर्भ ले सकते हो और लिख के देखो कहानी वाकई में। या आज आपने कोई स्टोरी पढ़ी, न्यूज़पेपर में कोई स्टोरी पढ़ी हो, उसको बेस बनाकर कहानी लिखो। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपका सबसे पहला काम जो कल हमने देखा था कथा वैशिष्ट में, पर्पस स्पष्ट होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो कहानी खूबसूरत नहीं बन सकती है। स्पष्ट उद्देश्य और रोचकता, कंटेंट एंड फॉर्मेट, दोनों बहुत बेहतर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा लिख लिया, परिस्थिति या परिवेश आपको तय करना पड़ेगा। मतलब इसमें सारी चीजें, समय आ सकता है, स्थान आ सकता है, किस स्थान पर आप घटना को रच रहे हो, है ना। सामाजिक परिस्थितियां भी इसमें आ सकती हैं, जहां जहां ये कहानी घटित हुई सब आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर कहानी की पृष्ठभूमि वो परिस्थिति है। अगली बात, अब आप संवाद लिखते हो। अब उन लोगों से उस कहानी के प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए जो वार्तालाप करा रहे हो, ये सब क्या कहलाएगा? परिस्थिति अलग भूमिका निभा रही है। परिस्थिति आपने बता दी, ये बात उस समय की है। जरूरी नहीं है बात लिख के बताई जाए कि ये 16वीं शताब्दी की है या 15वीं शताब्दी के है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब देश में राजा समुद्रगुप्त का शासन चला करता था। ये बात उस समय की है जब देश में अशोक का शासन चला करता था। अब पूरा कालखंड आपके दिमाग में आ जाएगा। आप पढ़ते ही होंगे थोड़े बहुत, आप क्लास में भी अपने ये सब तो होंगे ना, मेघदूत वगैरह और ये सब, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे होंगे। और कुछ लोगों की पढ़ने की रुचि होगी तो इन सब साहित्यकारों को भी पढ़ते ही होंगे। अब भाषा सौष्ठव के लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। इससे क्या होता है कि हमारी स्वयं की रचनात्मकता वो विकसित होती है। आप ज्यादा से ज्यादा, लेकिन विजन स्पष्ट रखो उन चीजों को देखने पढ़ने का। हमें तो यहां से जाने के बाद पता चला कि फिल्में देख के भी जीवन बन सकता है।
अब ऐसा समझकर कोई फिल्म ही में घुसा रह जाए और उसका कोई सकारात्मक असर आपके जीवन में देखने को ना मिले तो फिर कोई मतलब नहीं है। पर्पस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पर्पस यदि पवित्र हो, साध्य आपका पवित्र है, तो उसके लिए अपनाए जाने वाले साधन भी पवित्र या तो हम चुनते हैं या उन्हें पवित्रता से ग्रहण करते हैं। समझ में आया ना? अभी हम स्यादवादी हैं तो सर्वथा तो कहीं नहीं कह सकते कि सर्वथा यही चीज अच्छी है या यही चीज अच्छी है। ये तो टाइम टू टाइम चीजें एक भूमिका के अनुसार समय पे किया जाए तो वो कार्य बेहतर माना जाता है। संवाद हो गए। चौथा कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, उसको इलेबोरेट करना है ना। संघर्ष को यद्यपि मैंने प्लॉट में ले लिया था लेकिन आप उसे अलग से लिख सकते हो। फिर इसके बाद आप उसके क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, फिर उसके रेजोल्यूशन पर आते हैं। 7वां नंबर समाधान। 8वां उसकी शैली क्या है। आप व्यंग्यात्मक शैली में बात कह सकते हो, आप थोड़ी गंभीर शैली में बात रख सकते हो। उसकी भाषा कैसी होगी, आपका दृष्टिकोण कैसा होगा, प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा होगा, ये सारी बातें कहाँ आ जाती हैं? आपके शैली में आ जाती हैं। और सबसे जरूरी जो पॉइंट होता है कि जब कहानी खत्म होगी तो आपके दिमाग में संदेश क्या जाएगा, उसकी मूल थीम क्या है। समझ में आया ना? तो संदेश, तो जैसे हमने इस कहानी में ये जो डायलॉग था ना सेठानी का, ये कहीं ना कहीं इसका संदेश था। और फिर एक संदेश और देते हैं आगे, थोड़ा सा और ऊपर आओ। चलो यहीं से पढ़ता हूं मैं, है ना, पूरी कहानी के अंत तक पढ़ता हूं। 3 लाइन, दो पैराग्राफ हैं। इसी तरह की बातें कुछ दिन यहां वहां होती रहीं। इसी तरह की मतलब जो सेठानी ने बोला था, पहले हो रही थी पंडित जी पे लांछन लगाने वाली बातें, अब उनका डायरेक्शन बदल गया है। इसी तरह की बातें कुछ दिन यहां वहां होती रहीं और फिर सब कुछ सहज हो गया। पर पंडित जी की उदासीनता उल्लास में परिवर्तित ना हो सकी, क्योंकि पंडित जी थे ना, वो उन्होंने देखा उदय का विपाक अनेक प्रकार का है। देखो मेरा पाप का उदय था तो सब मेरे पर लांछन लगाने लगे, मेरा तिरस्कार करने लगे। आज जब उदय बदला तो सब मेरा सम्मान करने लगे। अब इस उदय का क्या भरोसा करें? आज ये सम्मान कर रहे हैं, कल से फिर अपमान करने लगेंगे। इसलिए हमें तो इस उदय से निरपेक्ष ही रहना है। सेठ जी को उनके सहज समागम का पूर्ववत लाभ फिर कभी संभव ना हुआ। शरीर का घाव तो समय पाकर भर जाता है, पर मन के घाव का भरना सहज नहीं होता। इस दुनिया में आज ना सेठ जी हैं ना पंडित जी, पर यह कहानी गांव के बच्चे बच्चे की जवान पर है, और तब तक रहेगी जब तक दादियां अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती रहेंगी। ये तब तक रहेगी जब तक आप कुछ भी कहो को हम टोडरमल स्मारक के विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। तो इस तरह से ये पूरी कहानी थी। ये उसके कुछ तत्वों को देखते हुए, कथा के तत्वों का संदर्भ लेते हुए हमने इस कहानी का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। कल अपन आगे अगली जो कहानी है, गांठ खोल देखी नहीं, समय मिला तो इसके बाद वाली कहानी भी करेंगे, नहीं तो अकेली यही कहानी गांठ खोल देखे नहीं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूर्ण करते हैं।